कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यास्थ डोरियों की गति, और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था हॉरिजेंटल मोशन। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन करते हैं आज। कल वाले टॉपिक में एक दो चीज़ वापस देख लीजिए। हुक का नियम क्या था? हमारे पास जो डोरी है उसको हम खींचेंगे और खींचने पर उसमें जो विस्तार उत्पन्न होता है उसको अपन एक बार x कह देते हैं, और जो डोरी है उसकी लंबाई को अपन l कह देते हैं। तो x अपॉन एल इंटू लेमडा, जो डोरी को खींचने पर तनाव उत्पन्न होएगा, तो ये जो वैल्यू है उस तनाव के बराबर होगी, यानी तनाव, ठीक है, T इक्वल टू होगा लेमडा x अपॉन एल। ये हुक का नियम था। फिर इस तरह हमने प्रत्यास्थ डोरी की जो क्षैतिज गति है उसको देखा था। आज इस पे अपन को एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन देखिए। n द्रव्यमान का एक कण है और जो चिकने समतल पर a और b को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति करता है, और वह इन बिंदुओं से a तथा a डैश लंबाई की डोरियों से बंधा हुआ है। यदि डोरियों के प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा और लैम्डा डैश है तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल ये होगा। इसमें ये इस तरह बोल रहा है कि हमारे पास एक m द्रव्यमान का कण है, ये m द्रव्यमान का कण है। इसको हमें दो रस्सियों से बांधना है। एक रस्सी की लंबाई तो a है और एक रस्सी की लंबाई a डैश है। जैसे ये रस्सी हो गई, इसकी लंबाई तो a है, और जो दूसरी रस्सी है उसकी लंबाई a डैश है, और दोनों लंबाई अलग अलग है। जैसे एक मान लो 5 सेंटीमीटर है तो एक मान लो 7 सेंटीमीटर है। अब दोनों रस्सियों को खींचते हुए दो बिंदुओं पर बांधना है, a बिंदु और b बिंदु। जब आप इस डोरी को आप दोनों तरफ से पकड़ के इस डोरी को a बिंदु और b बिंदु पे बांधोगे, जैसे ऐसे a बिंदु और इधर मान लो b बिंदु पर बांधोगे, तो सपोज कीजिए कि जो a लंबाई थी वो इतनी थी, एक बार मान लेते हैं इतनी लंबाई थी। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा खिंचाव उत्पन्न हुआ है इसको मैं एक बार l कह देता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लो कि इधर की तरफ a डैश इतनी थी और इसके अंदर जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसे मैं l डैश कह देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको जो कण है उसको गति करवानी है। ठीक है, गति कैसे करवाएंगे हम? सपोज कीजिए मान लो इस कण को मैं खींचकर यहाँ तक लेकर आ जाऊँ, ठीक है, और फिर इसको छोड़ दूँ। छोड़ने के बाद ये इस प्रकार गति करने लगेगा दोनों डोरियों के बीच में। तो उसकी जो गति होगी उसका आवर्तकाल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, और वो आवर्तकाल इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैं रस्सी को इस कण को खींच के यहाँ तक खींच के छोड़ देता हूँ तो कुछ समय बाद मान लो ये पॉइंट है, उसको ओ कह देते हैं अपन। ठीक है, तो पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। जब इस कण को मैं खींचूंगा तो पहले तो इस तरफ जो डोरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर जैसे मैं छोड़ूंगा तो वो छोड़ने के साथ ही ये वाला कण यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ गति करने लगेगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो कण है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि वो ओ बिंदु से x दूरी पर है, और m जो द्रव्यमान का कण है, तो कण के इस तरफ की लंबाई कितनी थी? a प्लस एल थी। तो इस तरफ की ये जो लंबाई है ये तो a प्लस एल ही रहेगी। ठीक है, a प्लस एल। एक सेकेंड, देखो वापिस देखो, ये वाली लंबाई कितनी थी? a प्लस एल। तो जब ये कण इस तरफ पहुंचेगा, यानी ये लंबाई a प्लस एल थी, अब कितनी कमी आ गई? क्योंकि इधर हो गया, ये कण इधर चला गया, तो x की कमी आ गई इस लंबाई में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस एल माइनस एक्स। ठीक है, और इधर वाली जो लंबाई थी वो a प्लस एल थी, यानी ये वाली जो लंबाई है ये तो ये हो गई, और इधर वाली जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी?
ये ए डैश प्लस एल डैश थी, ए डैश प्लस एल डैश थी, तो अब कितनी हो जाएगी, ए डैश प्लस एल डैश प्लस एक्स। कौन सी लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। अब देखो इसको फर्स्ट पोजीशन कह देते हैं और इसको सेकंड पोजीशन कह देते हैं। तो पहली स्थिति के लिए जब मैंने इस रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ के यहाँ पे बांधा होगा तो ये जो तनाव उत्पन्न हुआ होगा इसके अंदर, मान लो T1 तनाव उत्पन्न हुआ होगा और इस तरफ T2 तनाव उत्पन्न हुआ होगा, जो वापस रबड़ बैंड को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन इस ओर होगी, तो T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। तो हुक के नियम से हुक का नियम क्या होता है, लेमडा इंटू एक्स अपॉन एल। लेमडा उसका प्रत्यास्थता गुणांक, एक्स क्या था विस्थापन, एल क्या था डोरी की लंबाई। तो पहले मैं T1 निकाल रहा हूँ, T1 मतलब इधर वाली डोरी की लिए तनाव निकाल रहा हूँ। तो T1 बराबर प्रत्यास्थता गुणांक देखो आपको क्या बताया हुआ है, लेमडा बताया हुआ है, तो यहाँ मैं लेमडा रख देता हूँ। फिर विस्थापन देखो इसमें इधर वाली डोरी में कितना विस्थापन हुआ है, ए तो उस डोरी की लंबाई थी खींचा अपन ने, तो एल विस्थापन हो गया यहाँ पर, ठीक है। जहाँ अपने सूत्र में एक्स था उसकी जगह क्या आ गया, एल आ गया। और बट्टे में क्या था, वास्तविक लंबाई, तो ये जो इधर वाली जो डोरी थी उसकी वास्तविक लंबाई क्या थी, ए थी, तो बट्टे में ए। और इसी प्रकार अगर मैं T2 निकालूँ तो देखो T2 क्या आ जाएगा, T2 बराबर प्रत्यास्थता मापांक जो कि लेमडा डैश है इसके लिए, इसका विस्थापन कितना है, एल डैश है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, ए डैश है, तो इसकी लंबाई ए डैश है। जब अपन ने डोरी को सबसे पहले खींच के बांधा होगा तो उस समय कण गति नहीं कर रहा था, क्योंकि जब अपन उस कण को अगर खींच के बांध रहे हैं, दोनों तरफ से डोरियों को खींच के बांध रहे हैं, तो कण अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। कण अपनी जगह पे स्थिर रह रहा है, इसका मतलब ये दोनों बल जो आमने सामने लग रहे हैं T1 और T2, ये दोनों साम्य अवस्था में है, यानी एक दूसरे के बराबर है। मान लो ये बल अधिक होता और ये बल कम होता, तो कण, अगर ये बल अधिक होता तो कण इधर की तरफ गति करता, और अगर ये बल अधिक होता तो कण फिर इधर की तरफ गति करता, ठीक है। तो कण किधर भी गति नहीं कर रहा, साम्य अवस्था में है, इसका मतलब T1 और T2 बराबर है। तो कण साम्य अवस्था में है, अतः T1 और T2 बराबर है। T1 की वैल्यू हमारे पास है लेमडा एल अपॉन ए, T2 की वैल्यू है लेमडा डैश एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। इसको एक बार इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर आ रहे हैं अपन, सेकंड इस कंडीशन में जो दूसरी स्थिति है उसके अंदर, दूसरी स्थिति के लिए देखिए, जो कण गति कर रहा है तो उसका कुछ त्वरण होगा, मान लो x डबल डॉट, यानी मैं गति की समीकरण लिख रहा हूँ, गति की समीकरण x डबल डॉट, त्वरण को अपन m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बल मिल जाएगा, और बल इक्वल टू क्या होगा, इसमें दो तरह के बल तनाव उत्पन्न है। एक तो देखो जब ये कण इधर यहाँ पहुँच जाएगा तो जो T1 है, T1 इसको इस ओर खींचने की कोशिश करेगा, और जो T2 था वो T2 इसको इस ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कण इधर पहुंच गया तो कण को तो T2 तो इधर ही खींचेगा, लेकिन अभी कण इस तरफ गति कर रहा है तो T1 इसको इस ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो T1 और T2, अब देखो कण की जो गति है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो T1 उसको सपोर्ट कर रहा है, तो T1 तो पॉजिटिव आ जाएगा, और T2 देखो कण की गति तो इस तरफ हो रही है और T2 की गति इस तरफ है, तो T2 इसका विरोध कर रहा है, तो यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये वाले जो T1 और T2 हैं वो इसके, ये वाले T1 और ये वाला T1 अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले जो T1 था वो क्या था,
उसमें T1 था, उसमें विस्थापन क्या था L। अब जो T1 है उसमें विस्थापन क्या है L माइनस एक्स है, ठीक है। जो दूसरी स्थिति है उसके लिए मैं T1 लिख देता हूँ और T2 लिख देता हूँ यहाँ पर। पहली डोरी है तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा था, दूसरी डोरी है तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा डैश है। पहली डोरी है उसके लिए विस्थापन देखना है, तो देखिए ये पूरी डोरी आ गई यहाँ तक, तो इसमें ये तो वास्तविक लंबाई हो गई a, विस्थापन कितना हुआ L माइनस एक्स। अब दूसरी डोरी के लिए तनाव देखना है, तो इस तरफ आ जाइए, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी डोरी है, इसके अंदर a डैश तो इसकी वास्तविक लंबाई है और विस्थापन कितना है L डैश प्लस एक्स। और जब पहली स्थिति चल रही थी उस समय T1 और T2 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए कि ये वाले T1 T2 और ये वाले T1 T2 दोनों अलग अलग चीज़ है। अब ये वाले T1 और T2 देखो कैसे निकालेंगे, इधर वाला तनाव तो लैम्डा और इसके लिए लैम्डा डैश, ठीक है। इधर वाली लंबाई कितनी थी, वास्तविक लंबाई तो a थी और विस्थापन कितना हुआ था सिर्फ L हुआ था, और इधर वाले में देखो विस्थापन क्या हुआ है L माइनस एक्स हुआ है, तो दोनों स्थितियों के लिए तनाव अलग अलग होंगे। फिर T2 और निकाल लो, इसके लिए वास्तविक लंबाई कितनी थी a डैश, तनाव विस्थापन कितना हुआ L डैश, तो L डैश, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा T1 और स्थिति 1 के लिए T1 और T2 अलग है और स्थिति 2 के लिए L1 और T1 और T2 अलग है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्थिति 2 के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इन वाले T1 और T2 को यूज़ करूँगा। तो T1 की जगह तो मैं क्या रखूँगा लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन ए, लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन ए, और T2 के लिए लैम्डा डैश L डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा L अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश माइनस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश। और समीकरण 1 से देखो लैम्डा L अपॉन ए लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश बराबर है, तो देखो लैम्डा L अपॉन ए और लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश बराबर है, तो इसमें से ये वाला माइनस हो रहा है तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बराबर है, जैसे 5 माइनस 5 हो तो कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा ये, तो माइनस लैम्डा ए, माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा ए और लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, और जो एक्स था वो भी कॉमन आ रहा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये रह गया एम एक्स डबल डॉट। अब अगर मैं m को डिवाइड करूं तो मेरे पास त्वरण का मान आ जाएगा, अगर उस m को मैं इस तरफ डिवाइड में भेजूं तो मेरे पास यहाँ पर त्वरण का मान आ जाएगा, और इधर क्या था ब्रैकेट में था लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश था, तो मेरे पास त्वरण का मान आ चुका है। अब देखो जो सरल आवर्त गति होती है, जो सरल आवर्त गति होती है उसके अंदर त्वरण दूरी के समानुपाती होता है और साथ में नेगेटिव चिन्ह भी आता है, ठीक है। ये जब अपन ने सरल आवर्त गति वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बताया था मैंने, त्वरण दूरी के समानुपाती होता है, और इसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी तुलना इससे कर लो, तो x डबल डॉट की जगह x डबल डॉट है, फिर इक्वल माइनस और x की जगह x है, तो म्यू की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन m और ये ब्रैकेट, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन m और ये जो ब्रैकेट है वो पूरा लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें आवर्तकाल पूछा था, तो आवर्तकाल इक्वल टू आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अब मैं बट्टे में म्यू रखूँगा, तो जब मैं इस म्यू को बट्टे में रखूँगा तो m तो ऊपर आ जाएगा और इसकी जो पावर 1 है वो नीचे चले जाने की वजह से इसके क्या कर दूँ मैं -1 कर दूँ, ठीक है।
m तो ऊपर आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, और म्यू के ऊपर क्या है, रूट भी है, तो इस पूरे के ऊपर क्या लगा दूं, रूट लगा दूं। ठीक है, ये आपको पूछा था कि इसका आवर्तकाल फाइंड कीजिए। तो t इक्वल टू, ये देखिए ये वाला t इक्वल टू 2π√m और ये इसकी पावर -1, ये आपसे पूछा गया था। तो हमारे पास दो स्थितियाँ थी, इसके लिए t1 t2 अलग थे, यहाँ पे भी हुक का नियम लगाया हमने। फिर जब ये कण इधर आ जाएगा, ये देखो m द्रव्यमान का जो कण है वो इधर आ जाएगा, तो इसमें जो पहले a+l लंबाई थी उसमें a+l में x की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतना इधर घिसक चुका है, और ये x की वृद्धि इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो कमी हो जाएगी और इसमें वृद्धि हो जाएगी। फिर इस विस्थापन के लिए वापस अपन t1 और t2 के वापस मान लिखेंगे। ठीक है, ये वाले t1 और t2 अलग है, ये t1 t2 अलग है। फिर ये बीच में आपको प्रोसेस जो मैंने यहाँ t1 और t2 बताए हैं, तो जब साम्यावस्था थी पहले, तो पहली कंडीशन थी उसमें साम्यावस्था में t1 और t2 बराबर थे, तो हमने t1 और t2 को बराबर रख दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ये समीकरण एक हमारे यहाँ काम आ रही थी। और फिर हम स्थिति 2 के लिए गति के समीकरण लिखते हैं। ठीक है, गति के समीकरण क्यों लिखा, ताकि हमें त्वरण मिल जाए, और त्वरण वाली समीकरण को हम सरल आवर्त के समीकरण की सरल आवर्त गति के त्वरण से कंपेयर कर लें, ताकि वहाँ से हमें म्यू मिल जाए, और जब हमारे पास म्यू का मान मिल जाता है तब हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हमने आवर्तकाल निकाला था। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।